जिस क्षेत्र में आना चाह रहे हैं उसका पहले किसी के पास अपना अनुभव लेके आओ। क्या काम करना चाह रहे थे हम? सहकारी समिति गठित करना है। नहीं, समिति तो गठित होती है। समिति क्या क्या कर सकती है पहले ये समझ लो। हमको हाथी बांधना, घर में हाथी का करेंगे क्या? मतलब हमारे पास उसका बेटा अपने पास में दिमाग में लगाना पड़ेगा कि मैं सहकारी समिति के माध्यम से हमारे अपने दूध के व्यवसाय में लगना है, या कोई माहेश्वरी साड़ी की मृगनली टाइप कोई शोरूम या इस टाइप की दुकान खोलना है, या हम और अपने सहकारिता समिति में क्या क्या हो सकता है। पहले इसका एक कोई औषधि निर्माण के। हाँ, औषधि बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा, ताली बजा, बढ़िया दवाइयों के काम करें। तो इसकी प्रक्रिया तो ऑनलाइन है, वो पूरा समझ लेना। पर फिर भी क्या होता है, ये बैठे ना, इसमें मैं आप सबसे भी कहना चाहूंगा कि एक इंडिविजुअल कोई व्यक्ति काम करने जाए उसको भी ये सब चाहिए, लेकिन आप तो सहकारी के समिति के माध्यम से करने जा रहे हैं, तो जब तक आपका जो इस पूरे विचार का एक तरह से अंदर से लीडर जो बनना चाहता है उसको अगर ये सारी जानकारी नहीं है तो फिर वो तो डूबेगा, साथ वालों को भी लेके डूब जाएगा। तो उनको बचाने के लिए पहले आपको खुद को आना चाहिए। सहकारिता का अर्थ ही ये है कि स्वयं भी उस पूरी चीज की जानकारी रखो, साथ वालों को भी उन सारी बातों से ट्रेन कर लो। तो मैं समझता हूँ कि पहले जिस भी क्षेत्र में आपको जाना है उसकी जानकारी निकाल के अच्छे से करो, बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा सुझाव है तुम्हारा, मेरी शुभकामना भी है। बाकी कागज वागज तो चाहो तो एक दिन में बन जाएगी। मैंने तो मेरा अनुभव खराब सुनाए थे पुराने, अब अपनी सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है, जोरदार अभिनंदन। और फिर इसमें खास बात क्या है कि पहले हमको चक्कर खाना पड़ते है, ऑफिस आना जाना, उनको बाबू टेबल घूमना, फिर वो 4 गलती निकाल दे, फिर वापस उसकी पूर्ति करना, फिर वो गलती निकाल दे, फिर पूर्ति करना। जब तक आपको गुस्सा नहीं आ जाता तब तक गलती निकलती रहती थी। लेकिन वो हमारी थ्योरी की परीक्षा भी रहती कि आप उस काम के प्रति कितने लगन रखते हो। मैं ये भी मान के चलता हूँ। अब तो 30 दिन में मंत्री जी कह रहे हैं और सरकार ने कर दिया कि 30 दिन के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन तो वैसे ही मिल जाएगा और घर बैठे मिलेगा। लेकिन काम में आनंद कब मिलेगा? केवल पंजीयन से तो नहीं मिलेगा। काम को हमको करते कराते आने की सारी जब तक ट्रेनिंग नहीं ले लेंगे तब तक तो पूरा नहीं होगा। अब मैं जरा अपने विद्यार्थी वर्ग है तो मैं मेरे ढंग से ही पूछ लेता हूँ, थोड़ा ठीक रहेगा, है ना। हम में से अपने में सबके मन में प्रश्न होंगे, अच्छे प्रश्न होंगे, लेकिन मेरे प्रश्न आपके साथ में है। तो अपन कैसे बात शुरू करें? ऐसे कर ले जो मैं बोल रहा हूँ, कर सकते चालू? तो अपने बीच में से हमारे अपने घर की पृष्ठभूमि से हम आते हैं। कोई किसान परिवार से आता होगा, कोई व्यापारी परिवार से आता होगा, कोई शहरी जीवन वाला हो, कोई ग्रामीण जीवन वाला हो, अलग अलग होंगे ना अपने। तो 8-10 लोगों के साथ मिलकर के हमने काम करने का मन बनाया और वो 10 लोगों से हमने बात कर ली और फिर सहकारी समिति गठन करने आ रहा है। ऐसे कौन कौन है? हाथ खड़े करो जरा, बताओ भैया। अरे तुम बच्चे थोड़ी हो, तुम तो सरपंच हो, स्टूडेंट से खड़ा करो। तुमको तो सुनना है सरपंच साहब। तो अच्छा है राधेश्याम, तुमको पहचानता हूं मैं, वो तो माइक पकड़ लेते। हेलो, तुम्हारी पंचायत भी जानता हूँ, राजगढ़ जिले के रहने वाला ये भी जानता हूँ, तो चुनाव में लड़ो ये भी जानता हूँ। और ये भी जानता हूँ कि तुम्हारा स्वागत हमेशा 4 कागज के साथ होता है। अभी भी लाया, स्वागत भी करेगा और साथ में 4 कागज भी दे। लेकिन ये जागरूकता दी है। ताली बजा सरपंच साहब के लिए। बहुत अच्छा। नमस्कार महोदय, मेरा नाम अमन चौबे है और मैं कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग का छात्र हूँ। जैसा कि आपका प्रश्न था कि हम सभी एक ऐसे पृष्ठभूमि से आते हैं जहाँ मतलब हम लोग एक रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, और आपने कहा कि इनमें से 8-10 बच्चों का एक कम्युनिटी जो कि साथ में आगे बढ़ के कुछ करें। तो महोदय, ये तो काम तब होगा यदि हमारे पाठ्यक्रम में, जो कि हमारी प्राथमिक शिक्षा और सेकेंडरी स्कूल 8 तक है, यदि हम उसमें सहकारिता जैसी विषयों का
सम्मिलित अगर उसमें कर रहे हैं तो काफी कुछ जागरूकता हमारे छात्रों को होगी और उसके बाद 8-10 क्या 20 की कम्युनिटी बनाकर भी एक नई पहल की शुरुआत की जा सकती है। आराम से ना देखो, अब आगे ना आप समझ में सबको, हमारे लिए ये जो एक आपने विषय निकाला, मैं उससे थोड़ा अलग हटके बताता हूँ, मेरे अपने जीवन से ही बताता हूँ। जैसे आपने कहा कि ये कोर्स का विषय बना दें तो हम कोर्स में पढ़ के आएंगे तो अपने आप बन जाएगी, ऐसे ही है ना ये जो आपने जवाब दिया, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, सही है ना ये। अब ये सहकारिता के कोर्स की बात मुझे नहीं मालूम कब कोर्स बनेगा, लेकिन सहकारिता के कोर्स के साथ केवल आप ये बताओ, आप कितने साल के हो गए? 21 साल के, तो आप वोट देने लग गए? अभी तक सर वोटर आईडी तो वही नहीं, वोटर आईडी नहीं बनी सर। आप ये बताओ मेरे को, बैठो, आप बैठो, अब तुम्हारी थोड़ी सी मैं मजाक कर लूं, थोड़ी सा बुरा तो नहीं मानो? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तुमने 3 चुनाव निकाल दिए भैया, कोई 18 साल के बाद ही वोट देना थे। अब आप मेरी बात माइक से तो थोड़ा भी अपन संवाद के ही आनंद लेंगे ना। 18 साल के अंदर हमको अपना ये लोकतंत्र में वोटिंग राइट्स मिला है। आप थोड़ा सा इसको मैं अधिकारियों की क्लास लूंगा तुम्हारे प्रश्न के बाद। ये जो आपने बताया ना, ये 18 साल के बाद हमको अपना वोट देने का अधिकार होता, तो हम अपने राज्य के लिए सरकार के उनसे बनाना, केंद्र में सरकार मोदी जी की बनाना, या हमको अपने नगर पालिका, नगर परिषद, पंचायत, जो भी आपके यहाँ स्थानीय बॉडी होगी, उसमें आपके पसंद का चयन का व्यक्ति भेजना था। ये यहाँ से आपके अंदर में वो भाव सहकारिता का ला रहा हूं। सहकारिता का भाव लाना मतलब आपको लीडर बनाना है। लीडर बनाना मतलब सबको चुनाव लड़ना, ऐसा नहीं। सहकारिता की समिति का अध्यक्ष होना, इसका मतलब है कि हाँ, मैं अपने साथ 10 लोगों का भला भी कर सकता हूँ और सुचिता के साथ काम भी कर सकता हूँ। ये कॉन्फिडेंस लाना अपने आप में, ये जनतंत्र की तरफ भी ले आता है। सच्चे अर्थों में लोकतंत्र के लिए सहकारिता की भावना का एक विराट स्वरूप लोकतंत्र है, और सीमित स्वरूप उस सब्जेक्ट के साथ सहकारिता की समितियां हैं जिसके आधार पर उसका पंजीयन हो रहा है। मैं गलत तो नहीं बोल रहा भैया, बता देना आपके हिसाब से, क्योंकि सहकारिता समिति में जैसे आप अपनी कोई भी कमेटी या बैंक के आप अध्यक्ष हो जाते हो, तो उसके अंदर भी आप उसी सारे प्रकार के पावर रखते हुए काम करते हैं जो चुनाव और जनप्रतिनिधि रहता है। एक तरह से वो लोकल गवर्नमेंट की तरह काम करता है। गवर्नमेंट की स्टेट में तो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ आपका ये सारे बड़े बड़े बैंक, अपेक्स बैंक वगैरह उसी काम करते हैं, जो एक तरह से प्रदेश सरकार की इस व्यवस्था को संचालित करते हैं। हर जिले में उनकी ब्रांच होगी, उनके नीचे तक के सारे अधिकारी होंगे, उनके फाइनेंशियल सारे सिस्टम होंगे। तो अपने लिए आप सबके जानकारी के लिए, अभी भैया को मैंने बताने का प्रयास किया है कि हम में से हर एक कोई भी डिग्री लेके आ, और बड़ी बात तो ये भी है, आप बोलोगे तो फिर सहकारिता में जो 5वीं के बाद स्कूल छूट गया होगा, 8वीं के बाद छूट गया, अब कोर्स की बात करोगे तो वो तो रास्ते में रह जाएंगे, तो सहकारिता का तो आंदोलन आधा हो जाएगा, आधे से भी कम हो जाएगा। क्योंकि ये सहकारिता के अंदर तो आप पढ़े लिखे हो, तो कोई कारण से अल्प पढ़े हो, तो किसी भी डिग्री को लिया हो, तो आपने IIT किया तब भी, और आपने 8वीं पास हुए तब भी, सहकारिता में सबका स्वागत है। तो सहकारिता ये सबको लेके चलती है। इसमें ये पूरी छूट है कि आप किसी क्षेत्र में से भी आते हो। लेकिन एक अच्छी बात ये है कि जैसे आप गांव से आते हो, मान लो, तो गांव में मेरे यहाँ फूलों की खेती होती है, मैं मेरे से चालू करता हूँ। तो फूलों की खेती में मेरे को फूल की जो कीमत मिलती है, मान लो लोकल मंडी में अकेले जाता हूँ तो उतनी कीमत नहीं मिल पाती है, तो हमने मान लो सहकारिता समिति बना ली। अब समिति बनाने के बाद उस फूलों को इस मार्केट में पहुंचा, या वहां से गाड़ी में कहीं ट्रांसपोर्ट के माध्यम से कहीं दूर पहुंचा दे तो अच्छा भाव मिल जाए। और अच्छी बात है कि अपने में से हमारे यहाँ तो कुछ घरों में मजदूरों को ढूंढ करके उस फूल की माला बनवा करके उसको सेल करवाने लग जाए। ऐसे कई रास्ते आप इसके माध्यम में केवल उदाहरण से समझा रहा हूँ। सहकारिता का मतलब हम अपने आय के व्यवसाय के माध्यम से अपना स्वयं का भी कुछ आय रास्ता निकाल सकते हैं, या फिर हम अपनी इस व्यवस्था से कई लोगों को, जैसे बैंक वगैरह बनती है,
तो बैंक कई लोगों को अपने उनकी बचत की आदत भी डालती है और उनके स्वावलंबन बनाने की दिशा में लोन फाइनेंस भी करती है। तो ये काम है सहकारिता माने का। तो जो ये परिभाषा जानता तो वो सहकारिता में आएगा, इसका अर्थ ये भी है। लेकिन सहकारिता की सीमा बहुत बड़ी है। सहकारिता में क्या क्या कर सकते हैं, पहले भैया एक जना बताओ, आप में से कौन बताएगा अपने अधिकारी में से क्या क्या कर सकते हैं? नवाचार जिसने किया नहीं सर मैं निवेदन करता हूं सर, जो नवाचार किए बताओ। नवाचार जो आपने नवाचार किए पहले कल्पना आ जाएगी ना, गलत तो नहीं कह रहा मैं बात, मैं बताऊं ऐसे क्या नहीं चलना चाहिए ना ये बात, जरा जोर से बोलो तो मालूम पड़ेगा। ये बिल्कुल हाथ ही लगा दी तुमने। सहकारिता विभाग में एक अलग से नवाचार सेल गठित है जिसमें कुछ विशेषज्ञ और अधिकारी पूरे राज्य स्तर पे कांटेक्ट करके संपर्क करके नए किस्म की सहकारी समितियों को प्रवर्तित करने का कार्य करती है, जिसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है मैं वहीं से शुरू करूंगा कि हम लोगों ने एक CPPP का कॉन्सेप्ट दिया है, कोऑपरेटिव पब्लिक पार्टनरशिप का, और ये देश में पहली बार हुआ है कि मध्य प्रदेश की सहकारिता ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में भाग भी लिया और लगभग 2000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के प्रस्ताव भी प्राप्त किए। तो इसको हम लोग और डेवलप कर रहे हैं। आगे बढ़ाते हुए इस काम को हम एक निवेश विंग भी आयुक्त कार्यालय में स्थापित किए हैं, जहां जो भी इच्छुक संस्थाएं होंगी या निवेशक होंगे हम उनको पूरी सहायता उपलब्ध कराएंगे। दूसरा है कि हम लोगों ने कुछ पर्यटन की बहुत ही इनोवेटिव सोसाइटीज बनाई हैं जहां लड़कियां सफारी कराती हैं। कोई मेरे ख्याल से कोई यहां मौजूद है? ओके, हम आए हैं लेकिन दिख नहीं रहे हैं मुझे। खड़े हो जाओ, आ जाओ। ये एक बहुत ही अभिनव प्रयास है हम लोगों का, जिसमें मेरा नाम संगीता सोलंकी है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व महम में मैं ड्राइविंग का कार्य करती हूँ। ज्वेलरी का कैसे करती हो बेटा, बता जरा। ज्वेलरी का काम कैसे करती हो? ड्राइविंग का काम। तो ड्राइविंग गाड़ी वाड़ी चलाती हो? जी सर। गाड़ी कहाँ से आई? वो फॉरेस्ट की है सर। फॉरेस्ट की? जी। फॉरेस्ट ने आपको दी और आपकी कमेटी वर्कर का सोसाइटी की है। वर्कर सोसाइटी की है। वर्कर सोसाइटी की? जी। वर्कर सोसाइटी कोऑपरेटिव की? जी। बहुत अच्छा, ताली बजा दो कि ये बात ध्यान में आ गई। हमारे यहाँ आमतौर पे ये जो होटल वाले या टूरिज्म के लोग ये गाड़ी चलाते थे, लेकिन सहकारिता समिति के माध्यम से इनको गाड़ी लेना है तो इनने वर्कर कमेटी बना ली और गाड़ी ली। गाड़ी लेकर के ये आराम से फॉरेस्ट में अपने बुकिंग करके लोगों को घुमाने का काम करते हैं। क्या कितनी आमदनी हो जाती बेटा? 14,000 सैलरी है। 14,000 सैलरी। देखो आप जोरदार अभिनंदन करें। कितनी बच्चियां हैं? कितनी बेटियां हैं? 2 भी सर। 2 हैं आप दोनों? जी। और वर्कर कमेटी में कितने लोग हैं? समिति में 10 लोग तो होंगे, 10-20 50 लोग। जरा ताली बजा दो। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लगा, ताली बजा बेटा। कौन सी क्लास की पढ़ाई की है आपने? मेरा BA कंप्लीट है। BA कंप्लीट है। और बेटी का? मेरा MA कंप्लीट है। वो बताओ। तुम रोज शेर से आंख मिलाती हो? जी सर। वो तो जंगल में तो यही टाइगर है। क्या क्या जानवर है वहाँ पे? टाइगर है, लेपर्ड है, बाघ है। डरते नहीं हो? नहीं। देखो आप जोरदार ताली बजाइए। ये है मध्य प्रदेश की हमारी बेटियां टाइगर रिजर्व में भी, क्योंकि ये आपकी जानकारी के आप में से कौन कौन ओपन ऐसे टाइगर के रिजर्व में गया देखने? हाथ खड़े करो जो गए। केवल जिनने देखा मैं पूछूंगा, ध्यान रखना। कौन कौन गया बताना। एक और
तो अब तुम बेटा जाओ, मैं इनसे बात करना। टाइगर रिजर्व में जाना क्या अनुभव भैया, कौन बता रहा था? नहीं, आप तो बच्चे थोड़ी हो जो बच्चे जरा हमारे स्टूडेंट को दे जरा। हाँ, कौन से टाइगर रिजर्व में गए थे? सर ये सतपुरा में टाइगर रिजर्व है, वहाँ पे गया था। बट वहाँ पे टाइगर देखने को बहुत कम मिलता है। बट ये बहुत बड़ी बात है कि वहाँ पे महिला टाइगर मतलब जिप्सी चला रही होगी वहाँ पे। टाइगर जवाब कर सकता। नहीं सर, एक्सपीरियंस ऐसा था कि जब वहाँ पे टाइगर्स आते हैं तो वहाँ का माहौल बिल्कुल चेंज हो जाता है। हाथ पे रगड़ जाते हैं, सामने सब टाइगर। और वहाँ पे एक महिला जिप्सी चला रही थी, बहुत बड़ी बात है। जो वहाँ पे पुरुष भी हैं जो जिप्सी चलाते हैं, उनके भी हाथ पैर फूल जाते हैं, वो हाथ में गन लेके चलते हैं अपने। गन तो नहीं चलते यहाँ, थोड़ा ज्यादा हो गई। नहीं सर, वो ऑलवेज अपने एक मिनट मैं बताता हूँ। तुम्हारे मन में जो प्रश्न है मैं उसका उत्तर देता हूँ। हमारे यहाँ ये जो अपने जितने फॉरेस्ट है, खास करके टाइगर रिजर्व है, जो बाघ अभयारण्य बोलते हैं, इस बाघ अभयारण्य में हमारे यहाँ ये स्वाभाविक रूप से जंगल के अंदर जानवर भी अपने कैसे अनुशासन से जीते हैं, और आप किसी को कष्ट नहीं दो तो वो आपके प्रति भी बिल्कुल ध्यान नहीं देते, आपके साथ जीने की उनको आदत पड़ गई। ये बाघ अभयारण्य का मतलब ही है। और इसीलिए बैठो है ना, मैं बाकी सबको बता रहा हूँ। जैसे कोई पहली बार जाता है तो वो सोचता है कि ये जंगल में फिर इनकी फेंसिंग वेंसिंग रख के अंदर रखते हैं, तो वो उनका फेंसिंग वेंसिंग नहीं होती है, वो तो खुले रहते हैं। और खुले रहने के बाद कभी कभी ये भी प्रश्न आता होगा कि ये तो जाने कितने जानवर खा जाते होंगे, खुले है ना। लेकिन ये भी एक खास बात, जंगल का टाइगर या कोई भी जानवर इस प्रकृति में परमात्मा के बताए हुए रास्ते पे चलते हुए, टाइगर अपने जीवन में एक शिकार अगर करेगा तो 2, 3, 4 दिन 5 दिन जब तक उसको खाना खाता है और दूसरा नहीं खाएगा। ऐसा नहीं कि इसको थोड़ा खाया फिर पकड़ लिया दूसरा तीसरा, जो अपना शिकार उसी को खाता है। और उसी शिकार को खाते हुए वो जब उसका पेट भर जाता है तो जो उसकी 2-3 दिन बिना खाए आदत रहती, और जब तक वो अपना शिकार दूसरा नहीं करता तब तक वो दूसरे जानवरों के चक्कर में भी नहीं पड़ता। तो ये जो अपनी स्वाभाविक रूप से प्राकृतिक आवास में रहने की जो आदत है, आप सब भाग्यशाली हो। मध्य प्रदेश में, पूरे देश में सबसे ज्यादा टाइगर भारत में, और भारत में सबसे ज्यादा टाइगर मध्य प्रदेश। तो हमको से हर एक को जाना भी चाहिए देखने। और ये जो आपने बात कही ना कि जो कि आप अपन शहर से जाते हैं तो टाइगर खुला दिखता है, तो कभी ऐसी आपकी गाड़ी में भी कोई ऊपर सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं देती। और जितने फॉरेस्ट गार्ड है उनकी किसी के पास कोई बंदूक नहीं होती, कुल्हाड़ी भी नहीं होती, डंडा भी नहीं होता, लेकिन आराम से घूमते हैं। और कभी कभी तो टाइगर ऐसा है कि मैं अभी आज से कुछ महीने पहले गया था, तो वो टाइगर लगभग 100-200 फीट दूर था, ऐसे जा रहा था। तो टाइगर को देखकर के गाड़ी वाले ने गाड़ी रोक दी, वो सर बजा रहा है। तो हमने कहा ठीक है। अब सच में जो तुमने बोला वो मेरे को थोड़ा सा अनुभव आया, पूरा तो नहीं आया, लेकिन जाने क्या वो टाइगर ऐसा चलते चलते उधर जाते थे पलटा, और पलटने के बाद वो सीधा अपनी चाल से, मस्तानी चाल से 1, 2, 3 करते बिल्कुल ये मेरे पास टेबल रखी, इस गाड़ी के यहाँ तक आया, और यहाँ आकर के उसने जिप्सी के ऐसे चक्कर लगाया। तो गाड़ी के अंदर मैं, मेरा बेटा, श्रीमती, ड्राइवर, जो वहाँ का अपना फॉरेस्ट का व्यक्ति था वो, और वो ऐसे चक्कर लगा जैसे कोई वो मेरे से पूछने आया कि तुम मेरे से पूछ के आए क्या? हमने कहा भाई तेरा जंगल है, हमको क्या करना, तुम अपना काम करो, हमारा काम करें। लेकिन बड़ा अच्छा अनुभव है, वो बिना संकोच अपनी वही चाल से धीरे धीरे, ऐसा अनुभव बहुत कम आता है कि आमतौर पे वो कोई सोया रहता है, बैठा रहता है, दिन अपना काम करता रहता है, कोई जाता आता रहता है, लेकिन वहां से चल करके आपके पास आ वो चले जाए। ये अर्थ ये बताता है कि उस जंगल के अंदर अनुशासन भी बना हुआ है,
उनका पेट भी भरा हुआ, और ये हमको भी सीखने की बात है कि जंगल के अंदर सारे जानवर ऐसी स्थिति में कब रहते हैं कि किसी को अटैक नहीं करते, क्योंकि वो प्राकृतिक आवास में उनको सब कुछ उपलब्ध है। हमारा वन विभाग वो सब कुछ कराता है। तो ये कभी कभी हमको ये आदत भी डालना चाहिए, जिसको हमारे यहाँ सरल सूत्र में कहते हैं जियो और जीने दो। ये भाव देखना हो तो अपने टाइगर अभयारण्य में देख सकते हैं किसी आधार पर। तो ये हमारी बेटियों ने आपने लिए सही कहा कि बेटियां गाड़ी चला रही है और बिना संकोच चला रही है, कोई घटना नहीं होती, क्योंकि वहां कोई ऐसा होना नहीं। इस स्वाभाविक आवास में केवल टाइगर नहीं, वहां सभी प्रकार के हिंसक जानवर, लेकिन सब एक दूसरे के साथ जीने की सबको आदत है, कोई किसी से परेशान नहीं। तो अब सहकारिता में आ जाए, वापस आ जाए। हाँ बता बेटा क्या कहना चाह रही, मैं पूछूं कि थोड़ा सा तुमसे, तुम क्या कर रही हो? अच्छा आप वकील है क्या? सर अभी बनने वाली हूँ 4 साल बाद। मेरा नाम वैष्णवी कखेड़े है वाह, और मैं कैरियर कॉलेज ऑफ लॉ से आई हूँ। बराबर। तो सर क्वेश्चन तो आपने सबने आपसे पूछे, पर मैं 4 लाइन सुनाना चाहती हूँ। सुनाऊं? तो कविता हो? कविता। देखना कवियों के हाथ में माइक जाए तो बड़ी मुश्किल नहीं जाती नहीं है। सर, सहकारिता दिवस के ऊपर ही है। जरूर जरूर सुनाओ। एकता की डोर, सहकारिता का मान, साथ चले बने सबका सम्मान, मिलकर करे काम हर सपना साकार, जीवन में आए सुख समृद्धि की बहार, भेदभाव भुलाकर हाथों में ले हाथ, हर मुश्किल में दे एक दूजे का साथ, हर घर में हो खुशियों का आवाज, सहकारिता से मिटे गरीबी का उपहास, गरीबी का उपहास। जोरदार धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ये आपने खुद ने बनाई? नहीं सर, ये एक्चुअली चैट जीपीटी ने बनाया। ये बहुत अच्छा, बेटी की ईमानदारी के लिए बहुत ताली बजाया। सर एक्चुअली क्या है कि लोग कहते हैं कि वकील झूठ बोलते, पर मैंने ईमानदारी का साथ दिया। वाह जोरदार। अच्छा ये बताओ, अभी वकालत वाले एक आध दो प्रश्न पूछ लूं आपसे? सर मैं नहीं बता पाई तो बेइज्जती हो जाएगी। सर मैं आपसे 5 साल बाद मिलूंगी, प्रॉपर एडवोकेट बनूंगी जब। अरे मैं तुमको थोड़ा सा ऐसा हतोत्साहित नहीं करूंगा, अपन तो वैसे ही संवाद कर रहे हैं। ओके। आपके माध्यम से तुमने कभी अपने घर के अंदर सास बहू को बात करते देखा क्या? हाँ सर देखा है। कैसे देखा? गुस्से में? नहीं सर, गुस्से में नहीं, नॉर्मल बात होती है मम्मी और दादी की। अरे वो तो बहुत प्रेम वाली बात होती है, थोड़ी गुस्से वाली बात बताता हूँ। हाँ। उसमें क्या होता है, हमारे यहाँ की पद्धति थी कि सास बहू तो बहाना है, मैं ऐसा सबके लिए नहीं कहता हूँ कि उसके सास को बहू को सुनाना है, बहू को सास को सुनाना, तो बच्चे को बात करके जोर जोर से डांटते हुए बात करती है, सुनाती किसको है? सास को। आता कि नहीं आता? अपनी बात पहुंचाना उसको, और घर का अनुशासन भी बनाए रखना, और सिस्टम भी चलाना, तो परिवार नहीं बिगड़ता, परिवार की आत्मीयता बनी रहती है। लेकिन बच्चे के बहाने से बाकी बात पहुंच जाती है, तो मैं तुम्हारे बहाने से बाकी तक बात पहुंचा रहा हूँ हमारी बेटी के माध्यम। अभी अपने यहाँ 3 नए कानून बने, और 3 नए कानूनों में जिसके कारण से पूरा अपना ये न्यायालयी सिस्टम बदल गया। न्यायालयी सिस्टम, अभी तक पुरानी सिस्टम में कैसे आदत थी, धारा 302, कौन कौन को मालूम क्या होता धारा 302 में? अब जरा आप बेटा आप बताओ, आप वकील हो क्या? है? हाँ मेरी भी पढ़ाई नहीं चल रही है। और जो वकील नहीं है वो बताओ धारा 302 में कौन बताता है? आप में से भी कोई बता देगा जो वकील नहीं है। पिक्चर में यही थी धारा 302, 307। सर मेरा नाम अमन चौहान है, मैं ग्राम जैत से बिलोंग करता हूँ, बुद्धि क्षेत्र से। सर 302 मतलब हाफ मर्डर का केस करता है। हाफ मर्डर। तुम वकील हो? हाँ सर। ये देखो अब इसका मतलब वो तो अपने मुझे बता दिया, मान लो कि अरे हत्या वाली धारा है ना, कोई को भी मालूम है, जनरल बात है। तो ये इतना अंग्रेजों ने ये बनाई हुई आईपीसी की भाव को नीचे तक पहुंचा दिया कि भाई वकील हो तो ठीक,
नहीं है तो ठीक, सबको मालूम पड़ गया। लेकिन इसको अब भारतीय दंड संहिता में बदल दिया, इसको बदल दिया। और उसके बदलने का एक अपने आपको ध्यान में हो, न्यायालय का मोनो क्या था पहले, है ना? देखो ये बता रहा, और हाथ में तराजू। अब ये बताओ कोई कैसे सोच सकता कि जिसके आंख में पट्टी बंधी है वो तराजू में सही तोल रहे गलत तोल रहे, कैसे दिखेगा भाई? ये सिस्टम में इसका अर्थ क्या हो गया? बुरा मत मानना, ये मूल रूप से भारतीय दर्शन के विरुद्ध था। भारतीय दर्शन क्या है? न्याय करना तो आंख तो खोलना पड़ेगी ना। अब न्यायाधीश के पास जा रहे हैं, लेकिन न्यायाधीश से क्या पूरी आंख में पट्टी बंधी, ये इसको ये जो बोल रहा दोनों से जो बोल रहा उसमें से जो ठीक लगे कर दो, तो फिर न्याय थोड़ी हुआ, उसकी तो आत्मा मर गई। गलत तो नहीं कह रहा हूं। हमारे यहाँ तो ये जुम्मन मियाँ वाला पंच परमेश्वर की कहानी प्रेमचंद के जमाने से सुनते आए, और अपने यहाँ ऐसे कई अनुभव है। आपको मालूम हरिश्चंद्र की कहानी? राजा हरिश्चंद्र ने अपने लिए उनके जीवन का माना है सत्यवादी हरिश्चंद्र। उनकी क्या कहानी कौन बताएगा? हाँ बता दे रहा, बहन जी बताएंगे। सत्य की राह पे चलते हुए अपनी पत्नी को, अपने बेटे को दांव पर लगा दिया था। अपनी पत्नी एक जगह उनकी नौकरानी बनी थी और उनका बेटा वो एक धोबी के घर पे काम करते थे। वो जो फांसी देते थे उनके यहाँ पर काम करते थे, और जहाँ अंतिम संस्कार होता है, तो जब उनका बेटे की मृत्यु हो गई तो उनको उसका वो लेना था, जो अंतिम संस्कार करने का शुल्क लेना था। तो वो उनका खुद का बेटा था, तब भी उन्होंने उस नियम का पालन किया और उसका शुल्क के लिए उन्होंने अपनी पत्नी पर दबाव डाला कि नहीं, मैं इस नियम का उल्लंघन नहीं कर सकता। बहुत अच्छा, लेकिन मैं आपने पूरी बताओगे क्या ये टैक्स का क्या हुआ? चलो मैं बता दूं। ऐसा है कि हमारे यहाँ इतनी शुद्धता के साथ सनातन संस्कृति की धारा नीचे मौजूद है। राजा हरिश्चंद्र इतने सत्यवादी थे, इतने सत्यवादी थे, ऐसा कहते हैं कि उनके उसकी परीक्षा लेने के लिए देवता स्वयं पृथ्वी पे आए। ये बनारस के राजा थे, और बनारस के राजा होने के बाद ये बनारस में गए, और बनारस में राजा को स्वप्न में दर्शन दिया। क्या नहीं दिया? अभी असली तो है ही नहीं। और स्वप्न में उनके दरवाजे पे संत गए भिक्षा मांगने, और भिक्षा में उन्होंने कहा महाराज, तुमने कहा आपको क्या चाहिए? उन्होंने कहा आपका राज्य दे दो। क्या बोला? तो उन्होंने सपने में अपना राज्य दान कर दिया। वो ऐसे दानशील भी थे और सत्यवादी भी थे। अब दान हो गया, संयोग से वो महाराज चले गए, नींद खुल गई, और नींद जैसे ही खुली तो दरवाजे पे टक टक की आवाज आई। तो टक टक की आवाज आई तो वही संत जो सपने में थे वो सामने दिख रहे। उन्होंने कहा कि भाई महाराज प्रणाम। बोले हरिश्चंद्र आपको याद है? हाँ याद है। बोले तुमने सपने में क्या किया? बोले मेरा राज्य दान कर दिया। बोले कि तुमने राज्य दान तो कर दिया? बोले हाँ। तो राज्य दान कर दिया तो तुमने दान पूरा नहीं करा? बोले पूरा कैसे नहीं करा? बोले पूरा ऐसे नहीं करा कि दान का हमारे यहाँ केवल दान अकेला नहीं रहता, दान के साथ दक्षिणा जुड़ती है। दान तो जैसे अपने घर पे सत्यनारायण की कथा करो और पंडित जी को बोलो कि तुम हमारे यहाँ कथा करना, तो वो कहेंगे आप क्या दोगे? अपन को 51 रुपए देंगे, 101 देंगे, वो डिसाइड कर लिया तो हमारा दान हो गया। और कथा करते टाइम जो अपन चढ़ाओ वो दक्षिणा हो गई। तो दान और दक्षिणा में भी फर्क है, ये आपको इसके माध्यम से समझा रहा हूँ, ध्यान देना। तो वो आपने कहा कि मेरे को दान तो मिल गया, दक्षिणा तो तुमने दी नहीं। तो हमने कहा दक्षिणा मैं का एक काम करता हूँ, बुलाता हूँ महामंत्री को, तो आप कितनी चाहिए आपको? बोले एक मिनट, आपने तो पूरा राज्य दान कर दिया, अब आपके पास क्या बचा है? तो काय का कोषाध्यक्ष ने, काय का महामंत्री, वो कुछ नहीं है, आपको खुद को देना। तो राजा हरिश्चंद्र बोले आप बताओ क्या करना? बोले मुझे नहीं मालूम, मुझे दक्षिणा आपने जिस स्तर का राज्य दान किया, दक्षिणा भी उस स्तर की चाहिए, अब आप कहाँ से दोगे आप बताओ? तो ऐसा कहते हैं कि उस कहानी का मर्म ये है जो बहन ने बताया कि वो अपने आप को उस समय मानव लोग की नीलामी होती थी। तो जहाँ नीलामी हो रही वहाँ राजा अपने बेटे, एकमात्र बेटा वो और पत्नी, तीनों जाकर के मंडी में अपनी नीलामी कराते।
और नीलामी में 2 हिस्से होते हैं, बेटा और माँ अलग जाते हैं और राजा हरिश्चंद्र को अलग नीलामी। राजा हरिश्चंद्र को डोम राजा ले जाते हैं, जो आपने कहा चांडाल भी बोलते हैं, जो शमशान में टैक्स लेते हैं, और वो पत्नी और बेटे को कुछ और ले जाते हैं, और कोई कारण से पत्नी अपने बेटे की कोई सांप ने काट लिया तो उसकी भी मृत्यु हो जाती है। अब पत्नी के पास बेटे को जलाने के लिए कुछ नहीं होता, उसके पास भी केवल एक साड़ी बची है, गरीबी में दिन चल रहे थे, वो अपने बच्चे की लाश हाथ उठा करके लाती है शमशान के, और शमशान में उसको जलाने के लिए लकड़ी मांगती, जगह मांगती। तो हरिश्चंद्र कहते नहीं, इसको जला नहीं सकते जब तक इसका टैक्स नहीं दोगे। पत्नी कहती ये आपका भी बेटा है, मेरा भी बेटा है, और अब ये जीवन में भी नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है जलाने के लिए, अब आप इसकी मदद तो कर दो। ये आपका भी बोले नहीं, मेरी ड्यूटी बाद में, पहले मेरी ड्यूटी है कि जिसने मेरे को ड्यूटी दी मैं इसको बगैर टैक्स के आपको जलाने की अनुमति नहीं दूंगा। ये कितनी दर्दनाक और कठिन कहानी है, लेकिन हरिश्चंद्र की इसी परीक्षा के बलबूते पर ऐसा कहते, पत्नी कहती मेरे पास कुछ नहीं है, तो वो अपने बच्चे की लाश जमीन पर रखती है, अपनी साड़ी को 1 के 2 करती है, उस साड़ी से वो अपना बाकी समय दे करके ये तुम टैक्स रखो, अब इसको जलाने की परमिशन दो। यहाँ आकर के भगवान प्रकट होते कि नहीं अब तुम्हारा हो गया पूरा, वास्तव में पूरा राज्य वापस लौटाते हैं और हरिश्चंद्र की कहानी पूरी होती है। ये लेकिन अब मुझे लगता है सहकारिता की कहानी पूरी हो गई। अब अपने बीच में से सहकारिता का मतलब ये, जैसे आप अपने जीवन में कोई नौकरी नहीं कर रहे हैं, 10 लोग 15 लोग मिलकर के, तो सहकारिता समिति बना करके जो आपको काम आता है उसकी ट्रेनिंग लेकर आप कोऑपरेटिव समिति बना सकते हो। उसका पंजीयन कराने के बाद अगर सामान्य रूप से कोई विभाग से लाभ मिलता है तो पहले सहकारिता समिति को लाभ दिया जाएगा। ऐसे ही है, आप मान लो ट्रांसपोर्ट कंपनी चलाना चाहते हो, आप कोई फैक्ट्री चलाना चाहते हो, आप कोई भी कमेटी बनाना चाहते हो, या खाद बीज की दुकान चलाना चाहते हो, ये सहकारिता समिति का मतलब जितने विद्यार्थी हैं इन सबको बेरोजगारी से बचाने का मार्ग भी है और आपका स्वयं का काम करने का मार्ग। बेरोजगारी का मतलब क्या है और रोजगार का मतलब सरकारी सर्विस भी नहीं है। हमारे पास सरकारी सर्विस सब मिलाकर के आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे यहाँ लगभग 9 करोड़ का ये प्रदेश है और देश के अंदर का आंकड़ा बता दूं, हमारी सारी सेना, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, सारी सेना मिला लो तो केवल 13.5 लाख, 145 करोड़ का देश, याद रखना। और सारी पुलिस फोर्स और सब मिला लो तो 40 लाख के ऊपर से नहीं, पूरे देश की। तो ये सारे लोग नौकरी पे लगा लो तो भी कहाँ जा रहे हैं। हमारे यहाँ सब 10 लाख के अंदर है, 9 करोड़ के अंदर सारे अपने कर्मचारी 10 लाख के अंदर। अब कहा 9 करोड़ कहा 10 लाख, तो बाकी सब अपना व्यवसाय करते करते जीवन यापन करते हैं। तो अपने व्यवसाय करने के जीवन यापन में भी विभाग से सरकारी मदद मिल जाए आपको और आप अपना काम खुद का खड़ा कर लें। आपको अंदाज लगा लो कि अपने यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किसानों की दूध से आय बढ़ाने के लिए आजादी के बाद अमूल का प्लांट खड़ा किया था, जो अमूल का पूरे दुनिया में नाम है, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल। दूध के माध्यम से वहां के दूध व्यवसायी अपने दूध का भी अच्छा रेट पाते हैं और दिवाली के समय एक एक किसान को लाख रुपया, 75,000, 1.5 लाख, 2 लाख वो बोनस अलग मिलता है। तो ये जो अपने आज हमने भी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को बधाई देना चाहूंगा और दुग्ध संघ को बधाई देना चाहूंगा, सांची के माध्यम से जोरदार अभिनंदन करें। उन्होंने संकल्प किया कि राज्य के अंदर 9% दूध उत्पादन होता है, तो दूध उत्पादन को भी बढ़ा के 20% तक ले जाएंगे और देश के अंदर दूध उत्पादन में भारत में मध्य प्रदेश का नंबर अभी 3रा है। अब हम दूध उत्पादन में नंबर 1 बनाएंगे, 20% तक दूध उत्पादन करेंगे मध्य प्रदेश। तो ये बड़ा पवित्र काम है, इससे कई काम आप कर सकते हैं, सभी प्रकार के उद्योग हो सकते हैं, कुछ और भी काम हो सकते हैं। मुझे लगता है ज्यादा हो गया, मंत्री जी कुछ बोलेंगे पहले फिर सर अगले कुछ कार्यक्रम है सर। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, साहस, सत्यनिष्ठा और सर जी और जीनों के अवधारणा के लिए। सर बस अब समय अभाव के कारण हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। तो कार्यक्रम की अगली कड़ी में सर भारत सरकार हस्तशिल्प विभाग के कॉम्प्रिहेंसिव हैंडीक्राफ्ट क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम के तहत सर आज 30 महिलाओं को एक सिलाई मशीन दी जा रही है
सिलाई मशीन पड़ी है इसलिए वो बाहर रखी है, स्टेज पर दिया जाना संभव नहीं, लेकिन प्रतीकात्मक रूप में सर 3 महिलाओं को यहाँ पर टूल किट, उसी का टूल किट वितरण किया जाएगा। और मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय मंत्री जी से भी अनुरोध करता हूँ कि वो उन्हें टूल किट देंगे। और मैं सबसे पहले आवाज दे रहा हूँ श्रीमती सुधा पटेल जी को कि अच्छा सर तो श्रीमती सुधा पटेल जी आ जाएं तो प्रतीकात्मक रूप से ये वितरण हो जाएगा और शेष सभी लोगों को उनकी टूल किट और ये मशीन बाहर प्राप्त हो जाएगी। श्रीमती राजकुमारी ठाकुर और श्रीमती मनीषा विश्वकर्मा एक साथ आकर के इसको प्राप्त कर लें। सर राज्य सहकारी संघ इसका नोडल है और बहुत सारा काम उन्होंने, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर इसके लिए डेवलप किया है और उनको उत्पाद प्रदर्शित करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं और उनको भारत सरकार की ओर से चूंकि नोडल हैं तो बहुत सारे सहयोग करते हैं सर। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय सहकारिता मंत्री जी के द्वारा टूल किट का वितरण करते हुए सर ये 30 मशीनें सभी जो इसके अभ्यर्थी उनको सबको मिल जाएगा बाहर। और अब मैं कार्यक्रम के अगली कड़ी में मैं एक ऐसे बुलंद आवाज को आवाज देता हूं जिनके नवाचार की गूंज अब केवल मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में धीरे धीरे सुनाई देने लगी है। जी हां, मैं अनुरोध करता हूं बड़े विनम्रता पूर्वक सम्मानीय सहकारिता मंत्री जी को कि वे आकर के हम सबको आशीर्वाद दें, हम सबका मार्गदर्शन करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित हम सबके यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे एसीएस आदरणीय अशोक वर्णवाल जी, हमारे रजिस्ट्रार आदरणीय मनोज पुष्प जी, मध्य प्रदेश राज्य संघ के मैनेजिंग डायरेक्टर आदरणीय ऋतुराज जी, यहां पर उपस्थित सभी सहकारिता विभाग से जुड़े हुए विशिष्ट जन और खास तौर पर आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हमारे युवा साथी, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत अभिनंदन करता हूं। आज हम सब के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जा रहा है। वैसे 2025 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया। जैसा संचालन कर रहे बंधु ने बताया, सहकारिता की यदि हम स्ट्रक्चर के रूप में शुरुआत की बात करें तो कहा जाता है, वैसे तो जब से मानव संस्कृति है तब से सहकारिता के अलग अलग विषय का ज्ञान हमें मिलता रहता है। पर 1844 में लंकाशायर में पहली बार कहा जाता है कि स्ट्रक्चर रूप में एक कोऑपरेटिव सोसाइटी ने शुरुआत की और धीरे धीरे वो बढ़ता रहा और 1895 में इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ने पूरी दुनिया में कोऑपरेटिव को लेकर काम करना शुरू किया। 1895 के बाद लगभग 100 वर्ष बाद 1995 में ये और आगे बढ़ा और देश में भी इसकी शुरुआत हुई। वैसे जैसा अशोक वर्णवाल जी ने बोला कि आदि अनादि काल से मोहनजोदड़ो की यदि हम खुदाई की बात करें तो वहां भी सहकारिता के हमें अंश मिलते हैं। जब ये कार्यक्रम की रचना बनाने की बात हुई तो इसके पीछे का भाव यही था कि सहकारिता केवल चंद लोगों का विषय बनकर ना रह जाए। जब हम बात करते हैं इस देश के विकास की, इस देश की उन्नति की, इस देश में नए आयाम स्थापित करने की, तो मुझे इस मंच से कहते हुए कहीं संकोच नहीं है कि 2014 में
जब लाल किले की प्राचीर से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संबोधित किया, तो एक नई ऊर्जा के साथ इस देश में विकास और कल्याण की नई राह पैदा हुई। नरेंद्र मोदी जी 2014 में जब इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने हर आयाम पर काम करना शुरू किया। उन्होंने गांव के विकास की बात की, शहर के विकास की बात की, उन्होंने खेत के विकास की बात की, उन्होंने खलिहान के विकास की बात की, उन्होंने युवा के कल्याण की बात की, महिला के कल्याण की बात की, मजदूर के कल्याण की बात की, किसान के कल्याण की बात की। इस देश में आमूलचूल परिवर्तन लाते हुए इस देश के व्यवस्था को तो सुव्यवस्थित किया ही, और उसके साथ साथ इस देश के मान और सम्मान को भी पूरी दुनिया में बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। उन्होंने एक संकल्प लिया कि 2047 जब हिंदुस्तान अपनी आजादी के 100 वर्ष पूर्ण करेगा तो ये एक विकसित भारत के रूप में स्थापित हो, एक शक्तिशाली, एक वैभवशाली हिंदुस्तान का हम निर्माण करें। और इसलिए उन्होंने कहा कि यदि हमें एक वैभवशाली हिंदुस्तान का निर्माण करना है, विकास के नए आयाम स्थापित करना है, रोजगार के नए अवसर सृजित करना है, तो हमें सहकारिता को मजबूत करना होगा। और इसीलिए पहली बार उन्होंने सहकारिता विभाग का निर्माण किया, अमित शाह जी को उस विभाग का मंत्री बनाया, और उसके बाद लगातार सहकारिता एक नए आंदोलन के रूप में यहां पर चली। अभी आपसे संवाद के समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि दूध का मूवमेंट हो, क्रेडिट मूवमेंट हो, उपभोक्ता से जुड़ा हुआ कोई मूवमेंट हो, सहकारिता उसमें अलग अलग स्तर पर विकास कर रही है। पर भाइयों और साथियों, आप सब युवाओं को लग रहा होगा कि यदि सहकारिता की बात है, इतना क्लिष्ट विषय है, कॉम्प्लेक्स विषय है, तो इसमें हमें क्यों बुलाया? तो आपको बुलाने का मतलब केवल सहकारिता विभाग से आपको रूबरू नहीं कराना, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा। और ये देश का इतिहास है, ये मानव संस्कृति का इतिहास है कि जहां व्यक्ति है वहां सहकारिता है। एक बार विनोबा भावे अपने आश्रम में बैठे थे, एक युवाओं का दल विनोबा भावे के पास गया और उन्होंने कहा कि विनोबा भावे जी, हम इस देश को एक करना चाहते हैं। आपका हमने विचार सुना और आपने कहा कि यदि इस देश को बड़ा देश बनाना है तो हम सबको देश को एक करना होगा, तो आप ऐसा कोई उपाय बताइए कि ये देश एक हो जाए। विनोबा भावे ने एक कोरा कागज बुलवाया और उस कोरे कागज पर हिंदुस्तान का नक्शा बनाया। एक तरफ नक्शा बनाया और दूसरी तरफ कागज को पलटकर उसमें आदमी की आकृति बना दी, और उसके बाद विनोबा भावे ने उस कागज के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। टुकड़े करने के बाद विनोबा भावे ने कहा कि आपने मुझसे प्रश्न पूछा था कि इस देश को हमें एक करना है, मैंने नक्शा बनाया था, इस कागज के मैंने टुकड़े कर दिया, इन सब टुकड़ों को मिलाकर एक कर दो, देश एक हो जाएगा। युवाओं ने कोशिश की, जब वो उत्तर प्रदेश से बिहार को मिला रहे थे तो बीच में मध्य प्रदेश घुस जाता था, जब वो झारखंड और बिहार को मिलाते थे उसमें कोई और बीच में आ जाता था, जब वो राजस्थान और गुजरात की सीमा मिलाते थे तो दिल्ली आ जाता था। बहुत देर की मशक्कत के बाद भी युवा वो नक्शे को एक नहीं कर पाए। विनोबा भावे मुस्कुराए, उन्होंने कागज के टुकड़ों को पलट दिया, उन्होंने कहा कि अब आदमी की आकृति को एक कर दो। युवाओं को मालूम था कि आदमी की हाथ कहाँ होता है, आदमी की नाक कहाँ होती है, आदमी का पैर कहाँ होता है। उन्हें 5 सेकंड लगे, उन्होंने आदमी की आकृति को एक कर दिया। विनोबा भावे फिर मुस्कुराए, उन्होंने कागज के टुकड़े को पलट दिया, एक तरफ आदमी एक हो गया था, दूसरी तरफ हिंदुस्तान भी एक हो गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब व्यक्ति मिलेगा, व्यक्ति का एक दूसरे से सद्भाव और समन्वय बनेगा, तभी ये राष्ट्र एक होगा। इसलिए सहकारिता केवल सोसाइटी बनाने के लिए नहीं, सहकारिता केवल रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए नहीं, सहकारिता हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अंग बने, ये सिखाने के लिए युवाओं आज तुम्हें यहाँ बुलाया है। बिना सहकारिता के कुछ नहीं हो सकता। एक परिवार, जैसा अभियान मुख्यमंत्री जी ने बोला, यदि हम सास बहू के बीच की बात करें, परिवार के संचालन की बात करें, उसमें सहकारिता है। यदि हम रोजमर्रा की जिंदगी, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, वो ग्रुप स्टडी करते होंगे, करते हैं कुछ लोग, एक साथ दोस्त लोग बैठकर, वो भी सहकारिता है। कॉलेज में एक मॉनिटर होता है, सब मिलकर कॉलेज की व्यवस्था को देखते हैं, वो भी सहकारिता होती है। मैं हॉस्टल में पढ़ा, मैंने इंजीनियरिंग किया, हमारी जो बैच थी वो कोऑपरेटिव सोसाइटी हम चलाते थे, वो भी सहकारिता थी। कहने का तात्पर्य है कि यदि हमें सफल होना है, यदि हमारे माध्यम से हमें समाज, इस राष्ट्र को एक करना है, तो हमारे मन में, मस्तिष्क में, भाव में, भावना में
ये सहकारिता आनी चाहिए। ये केवल सहकारिता विभाग नहीं है, ये सहकारिता का एक्ट नहीं है। हम रोज जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में जब तक सहकारिता को अपने आत्मसात नहीं करेंगे तब तक ना हम सफल होंगे, ना ये समाज सफल होगा, ना ये राष्ट्र सफल होगा। इसलिए युवा साथियों, आज का ये कार्यक्रम आपको समर्पित इसीलिए है कि अपने मन और मस्तिष्क में पूरी सहकारिता का भाव लाओ। हम सब मिलकर सहकारिता के माध्यम से समाज का निर्माण करें, ये देश बड़ा देश बने, एक शक्तिशाली, एक वैभवशाली हिंदुस्तान का हम निर्माण करें और ये सुनिश्चित करें कि आगे आने वाले 2047 जब हम आजादी के 100 वर्ष पूर्ण करेंगे, हम इस देश को सबसे सुंदर, सबसे शक्तिशाली हिंदुस्तान बनाएंगे। मैं आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज युवा साथियों ने पूरी शिद्दत के साथ यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है, संवाद किया है। 4 साल बाद भी इतनी ही ईमानदारी से वकालत करना मुझे बहुत प्रसन्नता है। मुख्यमंत्री जी ने भी पूरा समय दिया। हम सब मिलकर एक सशक्त हिंदुस्तान का निर्माण करेंगे, एक समृद्धशाली हिंदुस्तान का निर्माण करेंगे। सहकारिता विभाग मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में शुचिता को लेकर काम कर रहा है। देश में जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में सहकारी आंदोलन को नए आयाम दिए जा रहे हैं, उसी तरह हम मध्य प्रदेश में भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में नए आयाम देने की कोशिश कर रहे हैं। परंतु सहकारिता मतलब केवल सोसाइटी नहीं, सहकारिता मतलब केवल रोजगार नहीं, सहकारिता मतलब समाज का निर्माण, और समाज का निर्माण सुव्यवस्थित हो और उसके माध्यम से हम वो महायज्ञ जो नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से चल रहा है इस देश को बड़ा देश बनाने का, उसमें अपना सर्वस्व लगाएंगे। हम सब मिलकर पूरी तन्मयता के साथ सहकारिता को आत्मसात करते हुए अपने जीवन को जिएंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि सहकारिता के माध्यम से हम एक सुंदर देश का निर्माण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, सहकारिता के माध्यम से एकता और अखंडता का संदेश देने के लिए और सहकारिता का महत्व हमें समझाने के लिए। महानुभाव दोस्तों, अब वो पल आ गया है जिसका हम सुबह से इंतजार कर रहे हैं। जैसा कि प्रारंभ में ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया और उनकी चर्चा के अनुरूप कि सारी कठिनाइयों का उनके द्वारा निराकरण किया गया है। वे न केवल सहकारिता के लिए चिंतित हैं, न केवल सहकारिता के लिए विशेष प्रकार के प्रावधान और प्रयत्न कर रहे हैं, बल्कि विकसित भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के सपने के अनुरूप विकसित मध्य प्रदेश की अवधारणा के लिए, चहुमुखी विकास के लिए भी वो संकल्पित हैं। उनके साहस, उनके जज्बे को सलाम करते 2 पंक्तियों की इजाजत मांगता हूं बोलकर, तब मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहता हूं उनके आशीर्वचन और उनके उद्बोधन के लिए, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के व्यक्तित्व पर खरी उतरते हैं। हमारे सामने दुश्वारियों का नाम न लो, हमारे सामने दुश्वारियों का नाम न लो, लगा के जान की बाजी कदम बढ़ाए हैं। हमारी राह में कांटे भी बिछे हैं तो क्या, हम तो शोलों पर चल कर आए हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बड़े आदर पूर्वक आमंत्रित करता हूं हम सबको आशीर्वाद देने के लिए और मार्गदर्शन देने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री। माननीय मंत्री श्रीमान विश्वास सारंग जी, ICS वर्डवाल जी, मनोज पुष्प जी, ऋतुराज जी, और इस अवसर पर आप सब, मेरा भाषण तो हो ही गया पहले। अभी ये भाषण में विश्वास जी ने बहुत अच्छे से सारी बात रख दी है कोऑपरेटिव की। एक जरूर है कि वो आंख पे पट्टी वाली बात को मैं बढ़ा देता हूँ। आंख पे पट्टी बंधी थी जब तक वो IPC लगी थी। जैसे तीनों कानून लागू हुए देश के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जाकर आंख की पट्टी हटा दी। ये नरेंद्र मोदी जी की अपनी सरकार की जो मैं आपसे कह रहा था कि सच्चे अर्थों में न्याय अगर करना है तो ये आंख पे पट्टी बांध के नहीं हो सकता। वैसे कई हजारों उदाहरण भरे पड़े हैं हमारे यहाँ। और सहकारिता की भावना के साथ मैंने एक चीज जोड़ी, लोकतंत्र की बात कही। सच्चे अर्थों में वही नागरिकों के मूल अधिकार संविधान में भी उल्लेखित है और उसी भावना का एक तरह से जीवित जगत के आपस में परस्पर स्वावलंबन के साथ जीने का नाम अगर है तो सहकारिता है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं इस नाते से। और युवा विद्यार्थियों के लिए इतनी बड़ी संख्या में आप सब भी आए
लेकिन मुझे लगा कि अगली बार थोड़ा सा और अच्छे से आएंगे। आज कुछ के प्रश्न रह गए थे। मैं मान के चलता हूं कि सारे प्रश्नों के साथ एक आध बार अभी और बैठेंगे, जिसमें सहकारिता की भावना के आधार पर आप भी तैयारी करके आओ। हमारे लिए यह ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये सही है कि हम अपने कॉलेज के सिलेबस में क्या क्या डाल दें। इतने प्रकार के विषय हैं और नूतन नए आते जाते हैं, इसलिए सब कुछ नहीं पढ़ने की तो वो 4 किताबें पर्याप्त, लेकिन उसके बाद वो कोर्स के बाद सच्चे अर्थों में पढ़ाई तो हमारी इस जीवन के साथ शुरू होती, जब कॉलेज की शिक्षा पूरी होती है और अपनी सांसारिक जीवन की शिक्षा चालू होती। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आज मध्य प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से हमारी सरकार सभी क्षेत्रों में काम कर रही है, आप मान के चलिएगा कई सारे लोग, अभी मैं बुरा मत मानना, थोड़े दिन पहले हम सूरत गए। हमारी सरकार बनी जब से हमने एक काम का संकल्प लिया, वो जरूर मैं बताना चाहूंगा। यहाँ हमारे प्रदेश के अंदर सभी प्रकार की प्राकृतिक संपदा है, खनिज भंडार सभी प्रकार के, सभी प्रकार की हमारी खेती की भी अपने आप प्रदेश में आदत है। परमात्मा की दया से नदियों का मायका है मध्य प्रदेश। सभी प्रकार से सीजन के साथ और बाकी भी क्षमता योग्यता के लोग भी मध्य प्रदेश वाले हैं, लेकिन आधुनिक समय के साथ औद्योगिकरण की जो आवश्यकता थी, हमने उस दिशा में कदम बढ़ाया। और ये पड़ोस का गुजरात माननीय मोदी जी के नेतृत्व में कहां से कहां चला गया। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगभग 1.5 साल में मेरे द्वारा प्रयास करने से हमारे सारे मंत्रिमंडल और अधिकारियों के साथ औद्योगिकरण के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। आप अंदाज लगाओ कि भाई हमको मालूम है कि 5 रुपए का किलो आलू मिलता है, लेकिन केवल उसका प्रसंस्करण इकाई के पास जाने के बाद वो 50 रुपए से ऊपर की चिप्स बेचता है। तो आलू का मुनाफा उसके साथ जुड़ा हुआ है, केवल उसको दिशा देने की जरूरत है। ठीक है, आपने सामने सभी तो चीज नहीं उपलब्ध है, तो हमारी चीजों को हम और बेहतर तरीके से ले जाएं। तो औद्योगिकरण के साथ साथ इस देश के अंदर मध्य प्रदेश का युवा सभी प्रकार के साधन संपन्न होकर मध्य प्रदेश को भी संपन्न बनाए, इस संकल्प के साथ हमारी सरकार काम कर रही है। बदलते दौर में सारी व्यवस्थाओं के बलबूते पर हर एक व्यक्ति अपने सपनों को पंख लगा करके आगे ले जाए। इसीलिए ये अपने सारे खुले संवाद भी कर रहे हैं, चर्चा भी कर रहे हैं, प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। और ये कॉलेज जीवन से बुलाकर आपसे संवाद करने के बाद हो सकता है आज हम बोल रहे हैं, मंत्री बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, आपको भी मौका मिलने वाला, आप इस प्रदेश को आगे ले जाना या अवसर देने के लिए आपके बीच में बात करें। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी प्रकार के इस प्रदेश के साथ देश के जो दरवाजे दुनिया ने देखे कि हाँ ये भारत बदलते दौर का भारत है। और आज हम जब ये सरकार का टेन्यूर पूरा होगा माननीय मोदी जी का, तो ये बनते बनते हम लगभग दुनिया की तीसरी आर्थिक रूप से सबसे बड़ी ताकत बनेंगे हिंदुस्तान के लिए। जब आप इस तरफ बढ़ेंगे तो हमको अब अपने को नंबर 1 की तरफ जाना है। 25 साल बाद जब 2047 का समय आएगा, जब हिंदुस्तान अपने 100वें वर्ष में आएगा, तो ये जो हम नींव रख रहे हैं, हम सब माननीय मोदी जी के नेतृत्व में उम्मीद कर रहे हैं कि दुनिया का नंबर 1 देश बनकर के अपनी दर्शन से दुनिया के लिए मानवता स्थापित करके दिखाएगा, आर्थिक रूप से भी संपन्न बनेगा और सच्चे अर्थों में मानवता की स्थापना करेगा। और मानवता की स्थापना का मूल मंत्र हमारे यहाँ तो सहकारिता की भावना कितनी सरल है। कोई भी कथा भागवत पूजा पाठ हो, आखिरी में पंडित जी कितनी धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना और विश्व का कल्याण हो, तो विश्व के कल्याण का मार्ग अगर है तो इस सहकारिता के माध्यम से, भारतीय दर्शन के माध्यम से हम सब कामना करें, परमात्मा करे वो दिन आए जब ये हमारे मूल मंत्र अपनी सिद्धि सार्थकता सिद्ध करे। मेरी अपनी ओर से बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके संदेशों के लिए, विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश के ऊपर व्याख्यान देने के लिए। और आपके संदेश हम आश्वस्त हैं कि हमारा सहकारिता विभाग आपके सारे संदेश, सारी भावनाओं को यथास्थिति लागू करेगा। अगली कड़ी में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सहकारिता मंत्री जी और सभी उपस्थित जनों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आयुक्त पंचायत
सम्मानीय श्री मनोज पुष्प सर को आमंत्रित करता हूं कि कृपया वे आभार प्रदर्शन करें। सशक्त सहकारिता समृद्ध मध्य प्रदेश, इस मिशन में लगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय खेल एवं सहकारिता मंत्री महोदय, अपर मुख्य सचिव महोदय, इस कार्यक्रम के आयोजक अपेक्स बैंक और राज्य सहकारी संघ, सभी प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आए हुए सहकारिता के सभी साथीगण, विभिन्न कॉलेजेस से आए हमारे युवा साथी, मीडिया के सभी साथीगण और अन्य सभी लोग जिन्होंने इस आयोजन में अपनी भूमिका निभाई है, उन सभी का सहकारिता विभाग की तरफ से हम आभार प्रकट करते हैं। इससे पहले कि ये कार्यक्रम औपचारिक रूप से संपन्न हो, मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कृपया अपने स्थान पर खड़े होंगे और राष्ट्रगान होगा। जय